इस पे क्या मंडल है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि हेतु हमें 3 प्रकार की संभावनाएं सोच सकते हैं। ठीक है, अपने को क्या करना है कि खाद का उत्पादन करना है। जो भी अपन ने जैसे मान लो कोई फसल ले रखी, ठीक है, तो फसल या कोई क्रॉप ले रखी, तो उस क्रॉप का जो फाइनल जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो फाइनल प्रोडक्ट तुम्हारा क्या होता है, फूड, जिसको तुम क्या बोल रहे हो, खाद। अब दिक्कत क्या आ रही है कि अपने पास जो खाद प्रोड्यूस करने के तरीके हैं वो टोटल कितने प्रकार के, तीन तरीके से कृषि करी जाती है। अब अगर फसल को ग्रो कराओगे, वृद्धि कराओगे, तो इसी चीज को कृषि बोलते हैं, एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये कृषि करने के टोटल 3 तरीके हो सकते हैं, जो तीनों बता रखे हैं। पहला तरीका क्या है, कृषि रसायन आधारित कृषि। पहली वाली कौन सी है, रसायन वाली। ठीक है, यानी रसायन के ऊपर आधारित है। सेकंड वाली तुम्हारी लिख रखी होगी कार्बनिक वाली। ठीक है, और तीसरे नंबर पे जो आएगी वो आनुवंशिक कृषि होगी, तो आनुवंशिक वाली। तो पहली वाली जो होती है वो केमिकल बेस्ड कृषि होती है, एग्रीकल्चर होती है। इसमें क्या करेंगे, अगर तुम प्लांट को ग्रो करा रहे हो तो दिक्कत क्या है कि मेन कि प्लांट को ग्रो कराते वक्त कुछ बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट या कीट होंगे जो इस फसल को क्या करेंगे, नष्ट करने की कोशिश करेंगे। भाई अपन जो फसल ग्रो करा रहे हैं तो इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, इंसेक्ट, और इस फसल को क्या कर देगा, नष्ट करेगा। तो जब भी खेती बाड़ी कृषि कराओगे तो फसल को ग्रो कराते हैं जिसपे इंसेक्ट करता है, जो इसे क्या करता है, नष्ट। तो नष्ट होने से बचाने के लिए कृषि में 3 अलग अलग तरीके होते हैं। पहला रसायन का, दूसरा कार्बनिक का, और तीसरा आनुवंशिक का। रसायन के केस में क्या होता है कि इसमें फसल को बचाने के लिए इस इंसेक्ट को मारना पड़ेगा, और इंसेक्ट को मारने के लिए तुम्हारे पास क्या हो सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स हो सकते हैं। अब ये केमिकल तुम्हारे कीटनाशक, कीटनाशक, ये सारे हो सकते हैं। जब इसके ऊपर डालोगे तो ये कीट मर जाएगा और उससे तुम्हारी फसल भी सही रहेगी। पर दिक्कत क्या है कि ये केमिकल जब इस फसल के अंदर जाएंगे तो वो जब तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे तो बहुत सारे डिजीज कर सकते हैं, जैसे कि कैंसर हो सकता है। तो उसका नुकसान कौन सा है, रसायन वाला। सेकंड वाले कार्बनिक में कोई नुकसान तो नहीं होता है, पर इसमें दिक्कत क्या है, इसको पूरी तरीके से फॉलो कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। कार्बनिक वाले में तुम्हारे को बताया था कि इंसेक्ट ये है, इसको मारने के लिए तुमने कोई दूसरा जीव, जैसे मान लो इंसेक्ट ए है, तो इसको मारने के लिए कौन सा इंसेक्ट आता है, बी। तो तुमने बी को इस्तेमाल करके ए को मारा और तुम्हारी फसल को बचा लिया। तो दोनों का काम हो गया, इंसेक्ट बी को भोजन मिल गया और तुम्हारी फसल भी बच गई। तो ऐसी फसल, ऐसी कृषि जिसके अंदर तुम किसी रसायन का इस्तेमाल नहीं करते हो, जीव का इस्तेमाल करते हो तुम्हारे फसल को बचाने के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है, कार्बनिक, यानी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कहा जाता है। अब आता है अगला अनुवांशिक। अनुवांशिक के अंदर क्या करोगे, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक प्लांट दे रखा है, ये सपोज एक प्लांट है, ठीक है। अब ये जो प्लांट है इसके ऊपर मान लो इंसेक्ट ए अटैक करता है, ठीक है। अब इंसेक्ट ए जब अटैक करेगा तो इस प्लांट को क्या करेगा, नष्ट करेगा। तो इसको बचाने के लिए इंसेक्ट ए को क्या करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, तुम्हारे को किल करना पड़ेगा। किल करने का तरीका क्या था, इंसेक्ट बी को लेके आओ, ठीक है, और इंसेक्ट बी जो होता था इसको मारता था। अब इंसेक्ट बी इसको जब मारेगा तो कैसे मारेगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो इसको मारने के लिए है। तो इंसेक्ट बी की बॉडी में क्या बनता है, एक टॉक्सिन बनता है। क्या बनता है, टॉक्सिन। एक जहरीला पदार्थ होता है टॉक्सिन, जो कि इंसेक्ट बी की बॉडी में बनता है, और वो आगे जाके किसको किल कर देता है, इंसेक्ट ए को। अब ये तुम सोचो, ये जो टॉक्सिन है वो एक प्रकार का प्रोटीन ही होगा, ठीक है। और प्रोटीन तुम्हारा किसके द्वारा बनाया जाता है, आरएनए के द्वारा। और आरएनए किसके द्वारा बनता है, डीएनए के द्वारा। और डीएनए के अंदर कौन सा पार्ट होता है जो इसको बनाता है, जीन। तो डीएनए, इंसेक्ट बी के अंदर एक डीएनए, उस डीएनए का एक टुकड़ा है जीन। उस जीन के द्वारा आरएनए बनता है, आरएनए के द्वारा क्या बनता है, प्रोटीन। और प्रोटीन के द्वारा टॉक्सिन। ये टॉक्सिन जाके किसको मारता है, इंसेक्ट ए को। तो तुमने ये पूरी मैकेनिज्म पता लगा ली कि इसके द्वारा इंसेक्ट ए को मारा जा रहा है, कार्बनिक रेसिपी के माध्यम से। फिर तुमने क्या करा, इस जीन को यहाँ से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। इस जीन को तुमने आइसोलेट करा। आइसोलेट का मतलब यहाँ से क्या कर दिया, पृथक कर दिया। जो जीन ये टॉक्सिन बनाता है, उस टॉक्सिन बनाने वाले जीन को तुमने क्या करा, पृथक करा। जब तुम इसको आइसोलेट करोगे तो पूरा का पूरा डीएनए तुम्हारे पास आएगा, ठीक है। और उस पूरे डीएनए के अंदर ये टॉक्सिन वाला जीन है, मान लो, ठीक है। ये कौन सा वाला जीन है, आपके टॉक्सिन वाला जीन है। अब ये जो टॉक्सिन वाला जीन है इसको अलग करना पड़ेगा। अलग करने के लिए कौन सा एंजाइम डालते हो, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस डाले तो यहाँ पे ये टुकड़े हो जाएंगे, और टुकड़े आपके टोटल बहुत सारे होंगे, एक टुकड़ा नहीं होता, ध्यान रखना। मान लो ये टुकड़ा अलग, डीएनए का ये टुकड़ा अलग, ये टुकड़ा अलग, इस तरीके से डीएनए के बहुत सारे फ्रेगमेंट बन गए। अब इन फ्रेगमेंट को याद हो तो अपन अलग करने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे, जेल इलेक्ट्रो
फोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के केस में याद हो तो अपन क्या करते थे, एक एग्रोस का जेल लेते थे, उसके ऊपर ये सारे टुकड़े डाल देते थे और फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगाते थे, ठीक है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो मान लो ये माइनस वाला और ये प्लस, और डीएनए के ऊपर कौन सा आवेश होता है, माइनस का, और माइनस का आवेश है तो किसकी तरफ गति करेगा, प्लस वाले इलेक्ट्रोड पे, और ये अपने आकार के आधार पे सेपरेट हो जाएंगे। जब ये अपने आकार के आधार पे सेपरेट हो जाएंगे तो उसके पश्चात इसके ऊपर एक डाई डाली जाती है जिसका नाम क्या है, इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है, इथिडियम ब्रोमाइड डाली, और इथिडियम ब्रोमाइड डालने के बाद इसके ऊपर क्या गिराओगे, तो किस रंग के दिखाई देंगे ये, ऑरेंज, ऑरेंज कलर का दिखाई दे गया, तो तुम्हारे को अपना डीएनए दिख जाएगा। मान लो तुम्हारे को अपना डीएनए यहाँ दिख गया, ठीक है, ये तो इसको यहाँ से अलग कर दोगे, अब कर दिया अलग। अलग करने के बाद तुम्हारे को पता है इसकी कॉपी बनाने के लिए इसको किसके साथ जोड़ते थे, प्लाज्मिड के साथ। मेरे को एक बात बताओ, अब जो तुम्हारा टॉक्सिन है वो किसके अंदर जा रहा है, प्लांट के अंदर। तुम्हारे पास प्लांट के अंदर अगर इसको भेजना है कॉपी बनाने के लिए तो यहाँ पे एक वेक्टर चाहिए, और वेक्टर कौन सा इस्तेमाल करोगे, प्लांट के लिए 3 अलग अलग बताए थे। बैक्टीरिया के लिए क्या था, बोलो, वो प्लाज्म वेक्टर बताया सवाल, जो एक ऑर्गेनिज्म में डीएनए लेके जाता है। बैक्टीरिया के लिए था प्लाज्मिड, ठीक है, प्लांट सेल के लिए एग्रोबैक्टीरियम, और एनिमल सेल के लिए रेट्रोवायरस। तो अभी अपन प्लांट में भेज रहे हैं तो किसका इस्तेमाल करोगे, एग्रोबैक्टीरियम का, ठीक है। तो प्लांट के अंदर भेजना है तो वेक्टर यहाँ पे इस्तेमाल करोगे एग्रोबैक्टीरियम। ये एग्रोबैक्टीरियम तुम्हारे को पता है वो टीआई प्लाज्मिड वाला है, इसके अंदर तुम्हारा वेक्टर यानी तुम्हारा डीएनए डाल दोगे, फिर ये किसमें भेज देगा, इसको प्लांट में। तो प्लांट की बॉडी में अब तुम्हारा वो डीएनए जा चुका है जो टॉक्सिन बनाता है, ठीक है। तो प्लांट की बॉडी में तुमने ये वाले प्लांट की बॉडी में टॉक्सिन बनाने वाले डीएनए को डाल दिया। जब तुमने ये डीएनए इस पर डाल दिया तो अब इस डीएनए से क्या बनेगा आगे, आरएनए, और आरएनए से आगे क्या बनेगा, प्रोटीन, और प्रोटीन क्या है तुम्हारा, टॉक्सिन। अब प्लांट के पास खुद के पास ऐसी क्षमता है कि वो खुद क्या बना सकता है, टॉक्सिन बना सकता है। ये टॉक्सिन का फायदा क्या है कि अपने को नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगर कोई इंसेक्ट इसको मारने वाला आएगा तो उस इंसेक्ट पे इसको ऊपर अटैक करेगा और इसको किल कर देगा। जैसे मान लो इंसेक्ट ए ने अटैक करा, इसकी पादप कोशिका खाई, पादप कोशिका में इस बार क्या बन रहा है, आपका टॉक्सिन बन रहा है, तो ये टॉक्सिन अब इंसेक्ट ए को क्या कर देगा, मार देगा। तो ये तरीका होता है, ध्यान रखना, जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप के अंदर। तो ये अनुवांशिक कृषि कहलाती है। समझ में आ गया। तुम्हारे को केवल क्या करना है, जो इंसेक्ट भी है ना उसकी बॉडी में जो टॉक्सिन बन रहा है उसका जीन निकाला और किस पर डाल दिया, प्लांट में डाल दिया। अब प्लांट खुद वो टॉक्सिन बना सकता है। तो प्लांट अपनी रक्षा खुद कर सकता है ना इस केस में, इसको कोई दूसरे केमिकल या कोई जीव की आवश्यकता अब नहीं है। तो आप कोई भी इंसेक्ट इसको आएगा उसकी बॉडी में ये टॉक्सिन डाल देगा, उससे टॉक्सिन की मदद से वो इंसेक्ट मर जाएगा। ठीक है, क्या हाँ वेक्टर में डाला, फिर वेक्टर एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा फिर इस पर ट्रांसफर होता है ना, प्लाज्मिड के द्वारा इथुला में भेजते थे या एग्रोबैक्टीरियम में भेजा, एग्रोबैक्टीरियम किस पे ले जाएगा, प्लांट। अब क्या लिखा है देखिए, हाँ तो यहाँ पे क्या लिखा, पहले हरित क्रांति के बारे में लिखा है, तुमने पढ़ा हुआ है। हरित क्रांति द्वारा खाद्य आपूर्ति में 3 गुनी वृद्धि से सफलता मिलने के बावजूद मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या का पेट भर पाना संभव नहीं है। हरित क्रांति के बारे में तुमने पढ़ा होगा सोशल वगैरह के अंदर कि अपन ने क्या करा था, एक विशेष प्रकार की कृषि करी थी जिसमें कृषि के द्वारा जो खाद का उत्पादन होता है, फूड का प्रोडक्शन होता है, वो कितने गुना बढ़ा देते हैं, 3 गुना बढ़ा देते हैं। अब 3 गुना बढ़ाने का कारण क्या है कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसको फीड करा पाना मुश्किल है, तो उसके लिए अपने को कृषि भी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी ताकि फूड ज़्यादा प्रोड्यूस हो और बढ़ती हुई पॉपुलेशन को क्या मिल सके, फूड मिल सके। ठीक है, ये बात है। पर दिक्कत क्या है, इसके बाद भी अपने पास जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि यहाँ पर फूड का प्रोडक्शन इतना नहीं हो पा रहा है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, आगे किससे करने को देखते हैं। उत्पादन में वृद्धि आंशिक रूप से उन्नत किस्मों की फसलों के उपयोग के कारण है, जबकि इस वृद्धि में मुख्यतः उत्तम प्रबंधकीय व्यवस्था और कृषि रसायनों का प्रयोग एक कारण है। तो इसमें बता रखा है जो तुमने हरित क्रांति करी है, ठीक है, ये जो हरित क्रांति कर रखा है, ग्रीन रिवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, इसको कराने का कारण क्या है कि जो फूड प्रोडक्शन है, खाद्य का उत्पादन, वो कितने गुना बढ़ा दिया जाए, 3 गुना। अच्छा, इसको बढ़ाने के लिए हरित क्रांति में क्या करना पड़ेगा, एक तो फसल जो लेनी पड़ेगी वो एक अच्छी किस्म की फसल होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की फसल होनी चाहिए, तब जाके ग्रो करेगी और फूड ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बनाएगी। पहली बात तो ये।
सेकेंड कि यहाँ पे तुम ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल करोगे जिसका नुकसान काफी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए फसल पर। केमिकल का नुकसान फसल पर भी होता है, ध्यान रखना। तो तुम्हारे पास अच्छे क्वालिटी के केमिकल्स ले लें जो कि फसल को खराब करने वाले इंसेक्ट को मार सके, ठीक है। तो ये दो तरीके जिसकी मदद से तुम क्या कर पाओगे, फसल को ग्रो करा पाओगे। और फसल को कितना ग्रो कराना है कि फूड प्रोडक्शन कितनी गुना बढ़ जाए, 3 गुना। तो इसी चीज को तुमने क्या बोला, हरित क्रांति। पर इसका नुकसान क्या है, ये तो फायदे थे कि अपन ने फसल अच्छी ली और केमिकल लिए जिसके माध्यम से तुमने फूड प्रोडक्शन को 3 गुना बढ़ा दिया, जिसको तुमने क्या बोला, हरित क्रांति। नुकसान क्या क्या थे, एक तो पहला नुकसान तो ये था कि ये जो केमिकल्स तुमने यहाँ पे इस्तेमाल करे हैं वो केमिकल्स सस्ते तो आते नहीं, काफी महंगे होते हैं। तो हर एक किसान इस केमिकल को खरीद नहीं सकता है। तो पहला ड्रॉबैक तो ये रहा इस प्रॉब्लम का। तो पहली दिक्कत क्या है कि जो केमिकल्स है वो काफी महंगे हैं, तो हर कोई किसान इसको नहीं खरीद सकता। सेकेंड बात कि जो तुम केमिकल इस्तेमाल कर रहे हो वो केमिकल तुम्हारी फसल को इंसेक्ट से तो बचा सकते हैं, पर वो केमिकल जब फसल के अंदर जाएंगे और भोजन के रूप में जब तुम ग्रहण करोगे तो वो केमिकल तुम्हारी बॉडी में भी आएंगे और उससे आने को बीमारी हो सकती है, जैसे कि एग्जाम्पल जानते हो कैंसर हो सकता है। तो ये दो नुकसान थे इस हरित क्रांति के। फायदे तो तुम्हारे को पता चल गए कि बढ़ती हुई जनसंख्या को फूड प्रोड्यूस करके दे रहा है 3 गुना। पर दिक्कत क्या आ रही है कि यहाँ पर जो केमिकल आप इस्तेमाल कर रहे हो वो केमिकल काफी महंगे हैं, तो हर कोई किसान नहीं खरीद सकता है। दूसरी दिक्कत क्या है कि यहाँ पर जो अपन केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं वो जब अपने शरीर के अंदर जाएंगे तो क्या करेंगे, कैंसर करेंगे, बीमारी करेंगे। तो ये नुकसान होते हैं इसमें, लिखा हुआ है। हालांकि विकासशील देशों के किसानों के लिए कृषि रसायन काफी महंगे पड़ते हैं, ठीक है। विकासशील यानी जो डेवलप्ड हो रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए रसायन तो काफी महंगे पड़ते हैं। और परंपरागत प्रजनन के द्वारा निर्मित किस्मों के उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं होता, ध्यान रखना। यहाँ पे जो फसल ग्रो कराओगे तो वो सारे केमिकल डाल के ग्रो करा पाए, ऐसा संभव नहीं है। कुछ फसल खराब भी हो जाती है, ध्यान रखना, केमिकल की वजह से। क्या ऐसा है कि वैकल्पिक रास्ता है जिसमें आनुवांशिक जानकारी का उपयोग करते हुए किसान अपने खेतों से सर्वाधिक उत्पादन ले सके? तो ये पूछ रहा है कोई ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा फूड का प्रोडक्शन कराया जा सके? तो आगे ये बताया गया। तो क्या ऐसा तरीका है जिसके द्वारा खादों एवं रसायनों का न्यूनतम उपयोग कर उसके पर्यावरण पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को घटा सकें? तो दो चीज़ें बता रहे कि पहले तो फूड प्रोड्यूस कराना है फसल को ग्रो करा के, और केमिकल का उपयोग क्या करना है कम से कम, ताकि नुकसान ना हो। तो तरीका क्या है इसका, आनुवांशिक रूपांतरित फसलों का उपयोग ही समस्या का हल है। यानी जो तुमने तीसरी वाली कृषि देखी थी, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का कि एक तो केमिकल कम से कम उपयोग होंगे और फूड प्रोडक्शन की हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि तुमने यहाँ पे ना तो कोई केमिकल लिया, ना तो तुम्हारे को इंसेक्ट लाना पड़ेगा, क्योंकि इंसेक्ट लेके आओगे इसके लिए पैसा लगता है, ध्यान रखना। तो ना तो इसको पैसा खर्च हो रहा है, एक बार ही लगेगा जिसको टॉक्सिन लगा दोगे। अब ये प्लांट रिप्रोड्यूस कराओगे तो बहुत सारे ऐसे प्लांट आएंगे जिनके अंदर टॉक्सिन बनता रहेगा और प्लांट अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है। तो आगे जो आनुवांशिक रूपांतरित जीव के बारे में लेकर पढ़ते हैं। ऐसे पौधे, जीवाणु, कवक, जंतु जिनके जीन्स हस्त कौशल द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं आनुवांशिक रूपांतरित जीव कहलाते हैं, ठीक है। अब ये आनुवांशिक रूपांतरित जीव क्या होते हैं, जिसको जेनेटिकली इंजीनियर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। आनुवांशिक रूपांतरित जीव इंग्लिश में बोलते हैं इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, अब ये कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना। क्या क्या बता रहा है, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, या कोई सा भी ऐसा जीव जिसके बॉडी में तुमने क्या इंसर्ट कर दिया है, एक नया जीन इंसर्ट कर दिया है। तो जब तुम किसी ऑर्गेनिज्म में नया जीन इंसर्ट कर देते हो तो नया जीन इंसर्ट करने पे जो ऑर्गेनिज्म बनता है उसको क्या बोला जाता है, आनुवांशिक रूपांतरित जीन, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म तुम्हारे को बता रहे हैं, याद है कि इकोलाई में करा था तुमने, इंसुलिन का जीन डाल दिया। अब इंसुलिन उसको थोड़ी ना मिलता है, ये तो तुमने बाहर से डाला है। तो ऐसा जीव जिसमें तुमने जीन इंसर्ट करा या जीन बाहर निकाल लिया है उसको जीएमओ बोलते हैं। अब जीएमओ का व्यवहार रूपांतरित स्थानांतरित जीन की प्रकृति, परपोषी पौधों, जंतुओं, जीवाणु की प्रकृति और खाद्य जाल पर निर्भर करता है, ध्यान रखना, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधों का उपयोग कई प्रकार के लाभदायक होते हैं। जीएम पौधों का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, यानी एक ऐसा प्लांट जिसको तुमने बाहर से जीन डाला है ताकि वो खुद अपनी सुरक्षा कर सके, उसको क्या बोलते हैं, जीएम प्लांट। अब इसके फायदे क्या क्या बता रहे, ध्यान से देखना। ऐसा प्लांट जैसे अभी अपन ने ये प्लांट बनाया था, इसके अंदर तुमने बाहर से क्या डाला था, जीन डाला था। तो ये खुद का जीन तो है नहीं, बाहर से डाला गया है। तो अब जो नया प्लांट बना है जो अपना टॉक्सिन प्रोड्यूस खुद कर सकता है उसको तुमने क्या बोला, जीएम प्लांट,
यानी अनुवांशिक रूपांतरित प्लांट का जाएगा या पौधा का जाएगा, और इंग्लिश में बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। अब इस प्लांट के क्या क्या फायदे हो सकते हैं वो बता रखे हैं। पहला फायदा क्या बता रखा है कि अजैव प्रतिबल जैसे ठंडा, सूखा, लवण, ताप के प्रति अधिक सहिष्णु फसलों का निर्माण कर सकते हैं। यानी नॉर्मल प्लांट जो होता है वो अगर ज़्यादा ठंड होगी तो उसमें खराब हो जाएगा, ज़्यादा गर्मी होगी तो उस पर भी खराब हो जाएगा, ज़्यादा पानी दोगे तो भी खराब हो जाएगा। पर अगर आपने प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया तो वो क्या कर सकता है, अनुकूल जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती है उसमें भी अपने आप को ग्रो करा सकता है। जैसे अगर ज़्यादा ठंड होगी तो भी ग्रो कर जाएगा, ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा, गर्मी होगी तो भी ग्रो कर जाएगा, पानी अगर ज़्यादा है या लवण की मात्रा कम है, सॉल्ट कम है मिट्टी के अंदर तो भी ग्रो कर जाएगा। कर देंगे ना, अगर प्लांट के अंदर कोई दूसरा फूड प्रोड्यूस करने के लिए तो कुछ डाल दिया इसमें, उसमें चेंज हो सकता है। सेकंड लिखोगे रासायनिक कीटनाशकों में कम निर्भरता करना। ठीक है, यहाँ पे जो तुम केमिकल देख रहे हो उस पर डिपेंडेंस तुम्हारी कम हो गई भाई। अब पहले तो तुम्हारे यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना पड़ रहा था इंसेक्ट को मारने के लिए केमिकल, अब तुमने टॉक्सिन डाल दिया, अभी खुद ही टॉक्सिन बना रहा है, खुद की सुरक्षा खुद कर रहा है, तो क्या आप केमिकल के ऊपर डिपेंड हो गया? नहीं हो, कोई बात। तीसरा, कटाई पश्चात होने वाली नुकसानों को कम करने में सहायक होता है। अब होगा क्या, जैसे मान लो कटाई होती है तो उस वक्त तुमने देखा होगा कुछ प्लांट अगर खराब हो जाते हैं, जैसे मान लो कोई पत्ती खराब हो गई या कोई फूड इस पर प्रोड्यूस हुआ है, वो इंसेक्ट लगने की वजह से पहले खराब हो रहा था, अब वो नहीं होगा क्योंकि यहाँ बचाने वाला कौन है? टॉक्सिन है, जिसकी बॉडी में कुछ बन रहा है। फोर्थ देखोगे पौधों द्वारा खनिज उपयोग यानी मिनरल की जो यूजेज होती है वो काफ़ी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर तुम इसको ऐसी मिट्टी में भी ग्रो कराओगे जहाँ मिनरल कम है तो उस मिट्टी के अंदर से भी जितना भी मिनरल इसको मिल पाएगा वो सारे का सारा अब्जॉर्ब कर लेगा, यानी मिनरल एब्जॉर्प्शन पावर क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा। ठीक है। फोर्थ, खाद्य पदार्थों में पोषणिक स्तर में वृद्धि, उदाहरण विटामिन ए, समृद्ध दाल। ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ प्लांट होते हैं, उस प्लांट के अंदर अपने पास जैसे फूड की कोई क्वालिटी है या कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया किसी प्लांट के अंदर, या प्रोटीन हो गया या विटामिन हो गया। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन जैसे पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाना ये भी एक तरीका है। जैसे तुम्हारे बुक में एक एग्जांपल दे रखा है गोल्डन राइस का। ठीक है, तो जो गोल्डन राइस है इसके अंदर किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? विटामिन ए की। तो गोल्डन राइस के अंदर कोई ऐसा जीन डाला गया जिसकी वजह से इसके अंदर किसकी मात्रा बढ़ गई है? विटामिन ए। अब आगे उपरोक्त उपयोग के साथ, इसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही यहाँ तक, समझ आ रहा है ना? उपरोक्त उपयोग के साथ जीएम का उपयोग कदमकुल पौधों के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, जिनसे वैकल्पिक संसाधनों के रूप में उद्योग में वसा, ईंधन और बेश जीए पदार्थों का निर्माण किया जाता है। ये अलग अलग तरीके के केमिकल है जो प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं, जैसे वसा, फैट हो गया या फ्यूल वगैरह हो गया, तो वो अपन इसमें इस्तेमाल करेंगे। आगे चलते हैं। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग में जिनके द्वारा तुम विस्तृत रूप से अध्ययन करोगे वो दो प्रकार के प्लांट आएंगे। पहला तो कीट प्रतिरोधक फसल का निर्माण जो कीटनाशकों की मात्रा को कम प्रयोग में लाती है, पहला प्लांट तो ये है। सेकेंड आगे बढ़ोगे कीटक प्रतिरोधी पौधा जो आने वाला है सेकेंड। अब क्या है उसको देखें। लिखोगे बेटी प्लांट्स। ठीक है, बेटी प्लांट या बेसिलस तुरंजिनेसिस इसको बोलते हैं। अब ये बेटी प्लांट या बेटी पौधे क्या होते हैं, ध्यान से देखना। जैसे मान लो तुमने कोई प्लांट लिया, ठीक है, तो जब ये प्लांट लेते हो तो इसके ऊपर एक इंसेक्ट अटैक करता है, कोई भी इंसेक्ट, सपोज लेपिडोप्टेरेंस है। ठीक है, तो एक इंसेक्ट है जिसका नाम क्या है? लेपिडोप्टेरेंस। ठीक है, तो लेपिडोप्टेरेंस नाम की कैटेगरी का कोई इंसेक्ट है जो कि क्या करता है, इस प्लांट के ऊपर अटैक करता है, और जब इस प्लांट के ऊपर अटैक करेगा तो ये प्लांट क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। ये बात जानते हो। अब अगर तुम्हारे को इसको बचाना है तो पहला तरीका तो तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर सकते हो?
Chemicals. रसायन डाल के इसको मार सकते हो, पर इससे नुकसान हो रहा है इसलिए अपन रसायन का उपयोग यहाँ पे नहीं करेंगे। सेकंड तरीका क्या है कि तुम ऐसा कोई जीन ढूंढो जो कि क्या प्रोड्यूस करता हो, टॉक्सिन, और ये टॉक्सिन इस प्लांट के अंदर इंसर्ट करा दो। ठीक है, जब इस प्लांट के अंदर इंसर्ट कराओगे तो ये प्लांट अपनी रक्षा स्वयं कर लेगा। ठीक है, तो जब इस टॉक्सिन को इसके अंदर डालोगे तो ये जो अपना प्लांट है ये खुद की प्रोटेक्शन ऑन सेल्फ कर सकता है। नहीं, हमें नुकसान नहीं हो जाता, ये केवल इंसेक्ट को मारेगा, बाकी अपनी बॉडी को यहाँ जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे अपन इसके अंदर टॉक्सिन डालेंगे, कौन सा ऐसा जीव है जिसके द्वारा ये टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, पहले तो ये पहचान करोगे। तुमने ये तो पता लगा लिया कि टॉक्सिन के द्वारा इस इंसेक्ट को मारा जा सकता है, और ये टॉक्सिन प्रोड्यूस कौन करता है, तो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है बीटी बैक्टीरिया। ठीक है, और पूरे बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis, तो एक बैक्टीरिया जिसका नाम क्या दे रखा है, बैसिलस thuringiensis। अभी जो बैक्टीरिया होता है बैसिलस thuringiensis, इसकी बॉडी के अंदर एक टॉक्सिन बनता है। ठीक है, क्या प्रोड्यूस होता है, टॉक्सिन, और ये जो टॉक्सिन होता है वो इंसेक्ट की गट के अंदर जाता है, इंसेक्ट की आड़ नाल के अंदर। ठीक है, तो कहा जाएगा इंसेक्ट की आड़ नाल में, और इंसेक्ट की आड़ नाल के अंदर एक पीएच होता है, अल्कलाइन पीएच। ठीक है, अल्कलाइन पीएच का मतलब जो पीएच 7 से ज्यादा होता है उसको अपन क्षारीय पीएच बोलते हैं, अल्कलाइन पीएच। और उस अल्कलाइन पीएच के अंदर ये टॉक्सिन आपका क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, यानी सक्रिय हो जाएगा। वैसे नॉर्मली एक्टिवेट नहीं होता, ध्यान रखना, अगर एक्टिवेट हो गया तो इसको बैक्टीरिया खुद को मार देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये बैसिलस thuringiensis है, अगर मान लो कोई इंसेक्ट ने इस बैक्टीरिया को खा लिया तो खाने के पश्चात क्या होगा, वो बैक्टीरिया कहाँ जाएगा, इंसेक्ट में, और इंसेक्ट में जाने के बाद ये जो टॉक्सिन इसकी बॉडी में बन रखा है वो अल्कलाइन पीएच में क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे एक्टिवेट होता है तो बैक्टीरिया के द्वारा जो केमिकल प्रोड्यूस किया गया था वो कहाँ पे जाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर, छोटी आंत में। और जब आंत के अंदर जाएगा तो आंत के अंदर क्या कर देगा, ये छोटे छोटे छिद्र कर देगा, और छिद्र या पोर होने की वजह से उस इंसेक्ट की बॉडी के अंदर क्या फ्लो हो जाएगा, वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा बहुत सारा, और वाटर प्रोड्यूस होने की वजह से उसकी बॉडी क्या हो जाएगी, स्वेट फूल जाएगी, और फूल जाने के बाद क्या हो जाती है, फट जाती है, ध्यान रखना, बॉडी से बस हो जाएगी, जिससे तुम्हारा इंसेक्ट क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, तो क्या करा बेसिकली अपन ने सबसे पहले देखा कि मान लो इंसेक्ट है, ये रहा, तो इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट है, इसको मारने के लिए तुमने क्या तरीका ढूंढा कि इस इंसेक्ट को मारने के लिए एक बैक्टीरिया जिसका नाम क्या है, बैसिलस thuringiensis। ये देखा गया कि लेपिडोप्टेरिन जब भी इस बैक्टीरिया को खाता है तो वो बैक्टीरिया जिसकी बॉडी में क्या बन रहा है, टॉक्सिन, और ये टॉक्सिन अभी इनएक्टिव है, ध्यान रखना, एक्टिव नहीं होता है, बन रखा है, पर इस बैक्टीरिया को नहीं मारा इसलिए क्या होता है, इनएक्टिव होता है। तो जब ये बैक्टीरिया को इंसेक्ट के द्वारा खाया जाएगा तो इंसेक्ट की गट के अंदर चला जाएगा बैक्टीरिया छोटी आंत में, और छोटी आंत में पीएच कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का, और क्षारीय प्रकृति में ये जो तुम्हारा टॉक्सिन है ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट। और जैसे ये टॉक्सिन एक्टिवेट हो जाएगा तो जो भी तुम्हारा इंसेक्ट है या कीट है उसकी आंत के अंदर ये क्या कर देगा, छिद्र करने की वजह से उस इंसेक्ट की आंत में क्या आना शुरू हो जाएगा, पानी, और पानी बढ़ने की वजह से उसकी बॉडी क्या हो जाएगी, स्वेल, और स्वेल होने के बाद क्या हो जाती है, बस करके फट जाती है, और इससे इंसेक्ट क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो सारा जो अपन ने पूरी यहाँ पे कर रखा है इंसेक्ट को मारने के लिए कर रखा है, और इंसेक्ट को मारने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तुम्हारा टॉक्सिन। अब तुमने ये पता लगाया कि इस बैक्टीरिया के अंदर ऐसा कोई ना कोई जीन होगा जिसके द्वारा क्या बनता है, आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन, और ये जो प्रोटीन है ये अपना क्या है, इस बार टॉक्सिन। तो कोई ना कोई ऐसा जीन है जो कि आगे जाके क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये टॉक्सिन प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, तो मुझे इसको बनाना है। ये अगर मैं लेके आऊँ और किसके अंदर डाल दूँ, इस प्लांट के अंदर, तो क्या प्लांट पूरा भी टॉक्सिन बना लेगा, और प्लांट जब टॉक्सिन बना लेगा तो क्या इसको किसी केमिकल या किसी बैक्टीरिया की जरूरत है बचाने के लिए, नहीं है, ये अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है, क्योंकि इसकी बॉडी में खुद वो टॉक्सिन बन रहा है जो कि इस इंसेक्ट को मार सकता है। तो कैसे अब इसमें से जीन निकालोगे, कैसे इंसर्ट करोगे, देखना। सबसे पहले क्या करना तुमने, बीटी बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया है ना, वो इंसेक्ट में जाके उसे मार रहा है, फिर उसे खा गया वो। हाँ, और बैक्टीरिया खुद भी मर जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि उसकी बॉडी में एक्टिवेट हो जाता है, बाहर तो नहीं मरता है पर अंदर जाके मर जाएगा, ध्यान रखना। तो अपन ने क्या करा, यहाँ बीटी बैक्टीरिया लिया, ठीक है,
क्या लिया तुमने? बीटी बैक्टीरिया लिया। बैक्टीरिया। अब ये तो बैक्टीरिया है, इसकी बॉडी से तुमने क्या निकाला? डीएनए आइसोलेट करा, ठीक है। आते नहीं भाई, डीएनए क्या करा? आइसोलेट करा, डीएनए पृथक करा, और डीएनए पृथक करने के पश्चात तुमने इसमें से क्या निकाल लिया? जीन निकाल लिया, और जीन का नाम क्या है? बीटी जीन, ठीक है। तो ये जो बीटी जीन है तुमने आगे जाके इसमें इंसर्ट कर दिया प्लांट के अंदर। कैसे इंसर्ट करोगे? यहाँ पे वेक्टर चाहिए तुम्हारे को, और वेक्टर या समाप्त जो तुम यहाँ पे लोगे प्लांट के लिए वो कौन सा होता है? एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम की सहायता से तुमने क्या करा? बीटी जीन को इसके साथ जोड़ा, और इसके साथ जोड़ने के पश्चात फिर आगे किस पे भेजोगे? प्लांट के अंदर भेजोगे। और फाइनली अब प्लांट जो है उसके अंदर ये डीएनए जा चुका है। कौन सा वाला डीएनए? बीटी जीन वाला। और बीटी जीन वाला डीएनए की खासियत है कि वो आगे जाके क्या बनाएगा? आरएनए, और आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। और प्रोटीन कौन सा वाला है? टॉक्सिन। अब मान लो अगर इंसेक्ट आता है, ठीक है, जैसे इंसेक्ट आता है, इंसेक्ट किसको खाएगा? प्लांट को। और प्लांट के बॉडी में इस बार अब क्या चले जाएगा? सॉरी, इंसेक्ट की बॉडी में क्या चले जाएगा? प्रोटीन, टॉक्सिन। और टॉक्सिन जब जाएगा तो तुम्हारे को पता है टॉक्सिन जब इंसेक्ट की गट में जाता है आरनाल में, तो आरनाल में कौन सा पीएच होता है? अल्कलाइन। और अल्कलाइन पीएच में ये टॉक्सिन तुम्हारा क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। और सक्रिय होते ही छोटी आंत में क्या हो जाएंगे? छिद्र हो जाएंगे। और जब छिद्र होते हैं तो उससे उसकी बॉडी के अंदर क्या एंटर करेगा? पानी। और पानी बढ़ने की वजह से बॉडी क्या हो जाएगी? स्वेल। और स्वेल होने के बाद और फाइनली जो तुम्हारा बैक्टीरिया सॉरी इंसेक्ट वो क्या हो जाएगा? तो ये सही है, ये जेनेटिकल इंजीनियरिंग हो जा रहा है, ये याद रखना। उसको पढ़ने का चलो देखो, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी उपयोग यहाँ से देखना। बीटी से, बीटी एक प्रकार का जीव विष है जिसको अपन ने टॉक्सिन बोला है, जो एक विषाणु कौन सा? बीटी कॉटन। हाँ बीटी कॉटन से ही है। हाँ। शायद। और सर ये इतना सारा कहाँ पे बढ़ाया आपने? मैं तो इधर यहीं से चल रहा है बीटी वाले इधर से। इतना ही नहीं सर। अपन ने अभी देख ये सारा ये यहाँ तक पड़ा, फिर ये छोड़ रखा है अभी इसको। हाँ, ये यहाँ से पड़ा। यहाँ से चल रहे अपन ये चार यहाँ पे हो आप, लेकिन इसमें इतना नहीं बताया। अभी देखते हैं आएगा ये पूरा है। पहले बातें ये देखना पड़ेगा। हाँ आगे यहाँ बीटी से देखना। बीटी एक प्रकार का जीव विष होता है, टॉक्सिन होता है, जो विषाणु या जीवाणु जैसे बैसिलस thuringiensis कहते हैं उसके अंदर निर्मित होता है। बीटी जीव विष जीन विषाणु से क्लोनीकृत होकर पौधों में अभिव्यक्त होकर कीटों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करता है, ठीक है। अब अपन ने क्या करा? इसको बता रखा है कि जीव विष के द्वारा जो जीवाणु बन रहा है उसको प्लांट में भेजा है। अब प्लांट इस कीट यानी जो कीट दे रखा है उसके लिए क्या प्रतिरोध पैदा करता है, यानी उसको ग्रो नहीं करने देगा, जिससे कीटनाशकों के प्रयोग में आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी अब यहाँ तुम केमिकल इस्तेमाल नहीं करोगे, तुमने जीन डाल दिया डायरेक्ट। इस तरह से अलग अलग प्रकार के प्लांट बनाए जा चुके हैं, जैसे बीटी कपास हो गया, बीटी मक्का हो गया, धान हो गया, टमाटर हो गया, आलू हो गया और सोयाबीन। ये सारे प्लांट है जिनके अंदर तुमने बीटी जीन डाला है। अब अगर कोई इंसेक्ट अटैक करेगा तो प्लांट अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है, केमिकल की जरूरत नहीं है। बीटी कपास कैसे बना रखा है इन्होंने बता रखा है, ये बीटी कपास वाला का ध्यान रखा है। तो बैसिलस thuringiensis से कुछ नस्लें ऐसे हैं प्रोटीन का निर्माण करती है जो विशिष्ट कीटों जैसे लेपिडोप्टेरेंस हो गया, ठीक है। लेपिडोप्टेरेंस के अंदर क्या क्या आता है ध्यान रखना? तंबाकू की कली का कीड़ा, सैनिक कीड़ा, ठीक है। फिर अलग आता है कोलियोप्टेरेंस। कोलियोप्टेरेंस में बीटल्स आते हैं भ्रंग, और एक आते हैं डायप्टेरेंस जिसमें मच्छर हो गया और मक्खी हो गया, तो इन सबको मारा जाता है। तो तीन अलग अलग इंसेक्ट की कैटेगरी बता रखी है, लेपिडोप्टेरेंस हो गया, कोलियोप्टेरेंस हो गया और डायप्टेरेंस हो गया। तो इन तीनों को मारने के लिए किसका इस्तेमाल करते हो? बैसिलस thuringiensis। आगे बैसिलस thuringiensis अपनी वृद्धि के विशेष अवस्था में कुछ प्रोटीन रवा का निर्माण करती है, बातें नहीं, प्रोटीन का निर्माण करती है। इन रवों के विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन होता है। ये जो भी प्रोटीन तुम यहाँ पे बनाते हुए देख रहे हो टॉक्सिन, जिसको जीव विष या कीटनाशक प्रोटीन बोल रहा है, इसकी बात कर रहे हैं। ये जीव विष बैसिलस को क्यों नहीं मारता, इसका कारण पता है तुम्हारे को? इसको एक्टिवेट होने के लिए क्या चाहिए? अल्कलाइन। और वो केवल और केवल कहाँ मिलता है? इंसेक्ट के छोटे आंत के अंदर मिलता है, ये बैक्टीरिया के अंदर नहीं मिलता।
का ध्यान रखना, इस वजह से बैक्टीरिया को नहीं मारता। वास्तव में बेटी जीव विष प्रोटीन प्राक जीव विष निष्क्रिय रूप से होता है, क्योंकि कीट इस निष्क्रिय जीव विष को खाता है। इसके रवे हाथ में सारी तेज के कारण क्या हो जाते हैं, घुलनशील हो जाते हैं और सक्रिय रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हाथ के अंदर जाएगा तो अल्कलाइन पीएच होगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, सक्रिय एक्टिवेट, और एक्टिवेट होने के पश्चात ही अपना कार्य शुरू करेगा। सक्रिय जीव विष मध्य आंत के उपकलीय कोशिकाओं पे, यानी एपिथेलियल जो टिश्यू होता है छोटी आंत का, उसकी सतह पे जाके जुड़ेगा और जुड़ने के पश्चात उसमें क्या कर देगा, छिद्र कर देगा, और छिद्र के कारण बहुत सारा पानी आ जाता है, जिसकी वजह से कोशिका फूल करके हो जाती है, फट जाती है, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा, कीट में। तो ये सारा इसको होता है। अगला कुछ और भी लिखा हुआ है, इससे रिलेटेड वो देख लो। विशिष्ट बेटी जीव विष जीन्स बैसिलस सुरंजनिस से पृथक कर कई फसलों कपास में समाविष्ट किया जा चुका है। तो सबसे पहले जो डाला था वो किस पर डाला था, बेटी कॉटन के अंदर डाला था, ध्यान रखते हैं। जीन्स का चुनाव फसल व निर्धारित कीट पर निर्भर करता है, ध्यान रखना। अभी जैसे तुमने जीन निकाला, ये जीन किसको मारने के लिए डाला था, लेपिडोप्टेरस। तो तुम्हारी कौन सी फसल है और किस बैक्टीरिया किस इंसेक्ट को मारना चाहते हो, उसके आधार पे जीन निकालोगे। ऐसा तो है नहीं कि जैसे प्लांट में, जैसे टमाटर का प्लांट है, उस पर कोई इंसेक्ट अटैक कर रहा है, उसको मारने के लिए तुमने बैंगन का कोई जीन निकाला और उसको यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया, तो ऐसा वो काम नहीं है, ध्यान रखना। तो कौन सा जीन यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो, दो बातों पर डिपेंड करता है, एक तो फसल कौन सी है और दूसरा कीट कौन सा है। अब आगे क्या बता रहे हैं, जबकि सर्वाधिक बेटी जीव विष कीट समूह विशेषता पर निर्भर करते हैं, ये बोल रखा है, स्पेसिफिक ध्यान रखना। जीव विष जीन द्वारा कूट बंद होते हैं और उसे क्राई जीन भी कहते हैं। ये तुम यहाँ पे प्रोटीन जो देख रहे थे ना, ये जो बन रहा है, इसको क्राई प्रोटीन भी बोलते हैं। क्राई प्रोटीन या क्राई जीन भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्राई प्रोटीन, क्राई जीन या जीव विष, ये सारे इसी के नाम है, ध्यान रखना। अब जो जीन क्राई1 AC और क्राई2 AB द्वारा कूटबंद होते हैं, वो कपास के मुकुल क्रमी को नियंत्रित करते हैं। तो याद रखना, कपास के अंदर दो अलग अलग दे रखे हैं। कपास के अंदर जो एक मुकुल क्रमी होता है, उस मुकुल क्रमी को मारने के लिए दो अलग अलग जीन इस्तेमाल कर सकते हो, एक तो क्राई1 AC और क्राई2 AB, ये दो जीन है जो इसको मारने का काम करते हैं। अब सेकंड क्या है, क्राई1 AB जो कि मक्के छेदक को नियंत्रित करता है, जो मक्के के प्लांट के ऊपर अटैक करता है, जिसका नाम क्या है, मक्का छेदक। उसके लिए क्या इस्तेमाल करोगे, क्राई1 AB, ठीक है। अभी तो आधा घंटा अगर देखो पीटर तो 5:45 5:15 मिनट